नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको 20 प्रश्न मिलेगा। 20 प्रश्न आपको आज सही करना है। कोशिश करिए दोस्तों, कम से कम 20 में आपका 16 या 18 प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना पूरा स्कोर बताइएगा कि 20 में आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग बताइए। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होता है आस्तीन का सांप। इसको ध्यान रखिएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होता है दोस्तों? आस्तीन का सांप होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दांत काटी रोटी, इसका अर्थ क्या होता है, तब आप कहेंगे घनिष्ठ मित्रता होता है इसका अर्थ। ठीक है। अक्ल की दुम का अर्थ क्या होता है? अक्ल की दुम का अर्थ होता है दोस्तों अपने को बड़ा होशियार समझना। ठीक है। आबनूस का कुंदा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अत्यधिक काला या अत्यधिक काला व्यक्ति। ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया था कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आस्तीन का सांप होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रीय। यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, जितेंद्रीय होता है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इंद्रियों को जीतने वालों को क्या कहा जाता है? जितेंद्रीय कहा जाता है। और जो दूर तक सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। और दत्त चित्त का अर्थ क्या होता है? यहां पर चित्र नहीं होना चाहिए, दत्त चित्र होना चाहिए। ठीक है। दत्त चित्त का अर्थ क्या होता है? किसी काम को जो चित्त लगाकर करता है उसे दत्त चित्त कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि का मतलब जिसकी बुद्धि कुश के नोक के समान तीखी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द पूछा गया था, जितेंद्रिय। आपका बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? आप लोग इसका आंसर बताइए। क्या होता है? प धन अवन, प धन वन, पो धन अन या पौ धन अन। यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब होगा पो धन अन बराबर क्या होता है? पवन। ये किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? ये अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होता है? बताइए आप लोग। पुनर्धन जन्म या पुह धन जन्म या पुनः धन जन्म या पुनर्धन आजन्म। यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन, पुनः धन जन्म होता है दोस्तों। ठीक है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होता है? पुनः धन जन्म होता है। तो पुनर्जन्म ये कौन सी संधि का उदाहरण है, अगर यह पूछा जाए तो आप कहेंगे यह विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइए। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, आप लोग बताइए। यड़ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। देखिए दोस्तों, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? इति धन आदि होता है। क्या होता है? इति धन आदि बराबर इत्यादि। तो इत्यादि दोस्तों ये यड़ संधि का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? नाक में चोट लगना। दूसरा ऑप्शन है इज्जत देना या दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, नाक रगड़ने का क्या अर्थ होता है? नाक रगड़ने का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। सी ऑप्शन सही है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या जो है नाक रगड़ने का अर्थ होता है। ठीक है। और तलवे चाटने का मतलब क्या होता है? तलवे चाटने का मतलब होता है चापलूसी करना। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या औन्नत्य। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उत्थान का विलोम क्या होता है, तो उत्थान का विलोम दोस्तों पतन होता है। उत्कर्ष का विलोम पूछा जाए, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम दोस्तों अपकर्ष होता है। ठीक है। औन्नत्य का विलोम क्या होता है? इसका विलोम दोस्तों उन्नति होता है। तो यहां पर दोस्तों उन्मूलन का पूछा गया था, तो इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही रहेगा, रोपण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, आपको यह बताना है। चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या बीजोपन काल। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। ठीक है। क्या कहा है? बीजोपन काल कहा है। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह कुमारक है किसकी पंक्ति है?
आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। तो आपका सही जवाब क्या है यहाँ पर आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह जो है दोस्तों घनानंद की पंक्ति है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, इसका आप लोग आंसर बताइए। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द होता है यमुना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बात करें सरस्वती की, तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। भारती, शारदा, वीणा, ये सभी दोस्तों सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। लक्ष्मी की बात करते हैं तो श्री, कमला, रमा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा की बात करें दोस्तों तो भागीरथी, जाह्नवी, अलकनंदा, ये सभी दोस्तों गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। कौन माने जाते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र क्या है आप लोग बताइए। उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, उदंत मार्तंड होता है। ठीक है, हिंदी का पहला पत्र क्या है दोस्तों, उदंत मार्तंड है। इसका प्रकाशन कब किया गया था, इसका प्रकाशन दोस्तों 30 मई 1826 को किया गया था। ठीक है, इसके संपादक कौन है, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध है। तो आप लोग बताइए यह किसका निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, चिंतामणि जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। ठीक है, किसका है, रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका केवल सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप लोग बताइए 1893, 1900, 1903, 1905। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका केवल ए ऑप्शन सही है। इसके संस्थापक अध्यक्ष की बात करें कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्रा और शिव कुमार सिंह, ये सभी दोस्तों इसके संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है। ऑप्शन है मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है दोस्तों आप लोग बताइए। प्रेम सागर किसकी रचना है पूछा गया है, इसका जवाब है दोस्तों लल्लूलाल जी। प्रेम सागर ये जो है लल्लूलाल जी की रचना है। लल्लूलाल जी की दोस्तों अन्य रचनाओं की बात करें तो जैसे कि सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, ये सभी दोस्तों लल्लूलाल जी की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए। 3, 4, 5, 6। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन कौन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये कुल 5 भेद होते हैं संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए। 7, 8, 9, 10। आपका सही जवाब क्या है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में कारक के कुल 6 भेद होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी में कुल 8 होते हैं। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन है मूर्धा, आगे ऑप्शन है कंठ, तालु या दंत। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है घ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसको याद रखिएगा। कंठ के अंतर्गत और कौन कौन से वर्ड आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, ये सभी दोस्तों कंठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तालु की बात करें दोस्तों तो तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, च, छ, ज, झ, य, ये सभी दोस्तों तालु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों दंत की तो दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसके अंतर्गत ता, था, द, ध, ये सभी वर्ड आते हैं। यहाँ पर दोस्तों घ के बारे में पूछा गया था तो घ जो है कंठ वर्ड में आता है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, कवित्री, कवित्री या कवित्री या कवित्री। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। कवि का स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है,
सही ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन, कवयित्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तरानी का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है सूर्य, नाम, युवती, नदी। आप लोग बताइए आपका यहां पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, तरानी का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य, इसको याद रखिएगा। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहां पर 20 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए 20 में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा यह भी कमेंट में बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।